एक वो है कि छात्रों के लिए हम भले हमें जेल भी जाना पड़े तो हम जाएंगे। तो नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रधान सिंह और आप देख रहे हैं गांव की आवाज। आज गांव की आवाज में हमारे साथ मौजूद है एनएसयूआई प्रदेश महासचिव छात्र नेता जुगल पांचाल। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। नमस्कार। तो धन्यवाद। जुगल भाई, हमारे साथियों को थोड़ा अपने बारे में बताएं कि किस संगठन से आप जुड़े हुए हैं और अपने बारे में भी बताएं कुछ। पहले तो आपकी जो ये चैनल है गांव की आवाज, इसके सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। और प्रधान सिंह जी, पहले तो आप मेरे मित्र भी, अच्छे सहयोगी भी हैं और समाज के सामाजिक कार्यों में आप मेरा सहयोग भी करते हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। मेरा नाम जुगल पांचाल है और हमारा काम छात्रों की सेवा करना है। हम एनएसयूआई से, जो कि भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन, हमारा एक राष्ट्रीय स्तर का छात्र संगठन है जो कांग्रेस की एक इकाई है, उसके हम सदस्य हैं और सदस्य के रूप में हम छात्रों की सेवा करते हैं। अच्छा, तो जो एनएसयूआई है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और ये युवाओं को कैसे मार्गदर्शन देता है, मतलब मार्गदर्शन करता है उनका? पहले तो आपको बता दूं मैं कि एनएसयूआई जो है ये एक राजनीतिक पार्टी का, एक कांग्रेस पार्टी की एक छोटी इकाई है जो छात्रों के लिए है। जब भी कॉलेज में प्रथम छात्र आता है या स्कूल में छात्र आता है, उसको हर तरफ से मदद के लिए एनएसयूआई के सभी सदस्य, उसका अध्यक्ष प्रदेश में भी है और राष्ट्रीय लेवल पे भी है, और सभी भारत के सभी प्रदेशों में प्रदेश अध्यक्ष के रूप में या विधानसभा या जिले के रूप में जिला अध्यक्ष भी है। और हम सब छात्रों की हर समस्या के लिए हमेशा 24 घंटे तत्पर रहते हैं उसकी मदद करने के लिए। तो जैसे एनएसयूआई है, उससे जुड़ने में युवाओं को क्या फायदा है, कोई अगर जुड़ना चाहे तो? जुड़ने में फायदा यह है, हम पहले बोलते हैं जुड़ो, हम बोलते हैं पहले कि आप हमारे साथ आओ, हमारे कार्य को देखो। हमारा कार्य इतना है कि जब भी कॉलेज में नया छात्र कोई आता है जो काफी परेशान होता है, क्योंकि कई भी ऐसे हो गए हैं, प्राइवेट कॉलेज हो गए हैं या शासकीय कॉलेज हो गए हैं, प्रोफेसर लाखों की फीस लेता है और कहीं ना कहीं छात्रों को भटकते भटकते 2-2 3-3 दिन हो जाते हैं अपने काम के लिए, और ऐसा काम जो कि 2-2 मिनट का काम होता है। तो हमारा संगठन उनके लिए मदद करता है, उनके साथ खड़ा रहता है और जो भी उनके काम होते हैं उनको साथ लेके काम करवाता है और पूरा भरोसा दिलवाता है कि कब भी आप जरूरत आपको पड़ेगी तो एनएसयूआई और हम लोग आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। तो जैसे एनएसयूआई छात्रों के लिए काम करता है, तो आपके पास कैसी कैसी समस्याएं लेकर छात्र आते हैं, क्या क्या उनकी समस्या होती है और उनका समाधान आप कैसे करते हो? देखिए, छात्रों की अनेक समस्या होती है। कई छात्रों की समस्या होती है कि हमारा एडमिशन नहीं हो रहा है। कई समस्या ये होती है कि हमारी प्रोफेसर, हम जाते हैं तो लाइन में खड़े रहते हैं, वो उनका काम करते हैं, 2-2 घंटे 3-3 घंटे खड़े रहते हैं। कहीं की समस्या होती है कि हमें छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। कहीं की समस्या होती है कि हम जब कॉलेज में आते हैं तो हमें कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, हम भटकते रहते हैं, प्रोफेसर हमें या जो भी वहाँ शिक्षक रहते हैं हमें सही डायरेक्शन नहीं देते कि हमें करना क्या है। तो कहीं ना कहीं ऐसी बहुत सारी समस्या रहती है जिनका हमें सामना करना पड़ता है, छात्रों को सामना करना पड़ता है। जैसे कि आपको मैं बताऊं, हम जहाँ रहते हैं, हमारा जो तहसील है महिदपुर है और यहाँ पे एक कॉलेज है। अब कॉलेज में क्या है कि यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हैं सब ग्रामीण परिवेश से आने वाले लोग हैं। उनके माता पिता कहीं ना कहीं मेहनत मजदूरी और ग्रामीण है तो किसान नहीं करते हैं, तो उनका पूरा नॉलेज नहीं है। पर वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़े और अच्छी शिक्षा प्राप्त करे, तो उनके बच्चों को पढ़ाते हैं। पर कहीं ना कहीं ग्रामीण होने के नाते उनको इतनी सारी चीजें, क्योंकि वो खुद पढ़े नहीं लिखे नहीं रहते, उनकी वजह रहती है कि कहीं पढ़े लिखे नहीं रहती है तो वो छोड़ जाते हैं अपने बच्चों को। तो बच्चा उनका भटकता रहता है, कहीं ये कागज लाना, डॉक्यूमेंट लाना है, कभी कहीं ऑनलाइन पे जाना है। तो मैं देखता हूँ कि छोटी छोटी चीजों के लिए छात्रों को 2-2 दिन हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं और हमारे ये काम है, एनएसयूआई ये काम करती है कि अगर कोई छात्र आधे घंटे से ज्यादा भी कहीं बैठा है तो हम जाके उससे पूछते हैं कि भैया क्या परेशानी है, वो हमें बताता है और हमें उसको पूरा भरोसा दिलाते हैं, उसको ले जाते हैं साथ में, उसका कार्य कराते हैं। तो ये हमारा कर्तव्य भी और हम ये काम भी करते हैं। तो मतलब एनएसयूआई एक ऐसा संगठन है, जैसे कि गांव तक में पढ़ते हैं जो छात्र, जब वो अपने महिदपुर में जाते हैं तो उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि नए होते हैं, उन्हें ज्यादा नॉलेज होता नहीं है। तो ऐसे समय पर एनएसयूआई एक उनके लिए उम्मीद बन जाता है, उनका साथ देकर उनका काम करवाता है। तो अपने जो महिदपुर कॉलेज है और स्कूल भी है बहुत सारे, तो इनमें ज्यादातर क्या समस्या है जो आजकल
छात्रों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है कॉलेज में और महत्वपुर में। देखिए, जैसे आपको मैं बता दिया है कि हमारा जो संगठन है ये पूरे राष्ट्रीय लेवल का संगठन है। हाँ। तो महत्वपुर नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के सभी कॉलेजों में 2020 से लेके 21, 22, 23, 24, 25 तक छात्रवृत्ति की इतनी बड़ी समस्या है। कहीं ना कहीं एसटी एससी वर्ग और ओबीसी वर्ग के बच्चों को कहीं ना कहीं एक सहारा है, छात्रवृत्ति एक सरकार द्वारा दिया गया एक सहारा है, तो वो नहीं मिल रही है। बहुत वर्षों की अटकी हुई छात्रवृत्ति है। और दूसरी चीज ये है कि शिक्षकों की कमी। आप चाहे हमारा जो सम्राट विक्रम विश्वविद्यालय लगता है, जो एक संभाग महत्वपुर संभाग का एक कॉलेज बड़ा है हमारा, तो वहां भी शिक्षकों की कमी है। हमारे महत्वपुर में भी शिक्षकों की कमी है, जहां पर 35 शिक्षक होने चाहिए, कंप्यूटर ऑपरेटर होना चाहिए, वहां पर 10 12 शिक्षक पढ़ा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं छात्र की संख्या, जैसे हमारे महत्वपुर की अगर बात करो तो मेरे पास तो पूरा अध्ययन है और तर्क के साथ एक बात है कि 1200 या 1300 के बीच में छात्र महत्वपुर में हैं, और उनके लिए खाली 12 और 13 प्रोफेसर हैं महत्वपुर में। और 3 साल से तो हमारे कुल मतलब प्रोफेसर ही नहीं है, जो मेन कुलपति होता है कॉलेज का वो ही नहीं है। एक को प्रभार, एक हमारी मैडम को प्रभार दे रखा है। तो कहीं ना कहीं उनको भी समस्या आती है इतने लोग बच्चों का काम करने के लिए, और बच्चों को भी समस्या आती है कि वो कॉलेज जाते हैं, उनको सही तरीके से कोई गाइड करता नहीं है, वो जाते हैं बस घूम फिर के आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं घर वाले भी बोलते हैं कि आप लोग कॉलेज जा रहे हो तो आप लोग आ जाते हो, आधे घंटे में आ जाते हो, 1 घंटे में आ जाते हो। तो कहीं ना कहीं उनको विश्वास उठता है कि हमारे बच्चे वास्तविकता में कॉलेज नहीं जा रहे हैं या जा रहे हैं। तो ये समस्या ज्यादा है। हाँ, ये सही बात है। और जैसे कि छात्रों की बहुत सारी समस्या है, तो आपने कभी कुछ ऐसे आंदोलन किए और उनसे कुछ बदलाव हुआ है छात्रों के मतलब कॉलेज में हो? हमने कई प्रकार के ऐसे आंदोलन किए हैं, जो ज्ञापन के माध्यम से हो या तालाबंदी के माध्यम से हो, या एक रैली के रूप में हम एसडीएम ऑफिस तक भी ज्ञापन देने के लिए गए, क्योंकि हम लोग एक गांधीवादी तरीके से आंदोलन करते हैं। पहले आपको बता दें, हमारी जो विचारधारा है वो गांधीवादी विचारधारा है। तो हम लोग ज्ञापन और हम बातचीत का ही एक माध्यम बनाते हैं कि हमारा कि जैसे कि अभी जो समस्या आ रही है, बहुत सारे बच्चों को नई शिक्षा नीति में आए हैं कि अगर आपको नंबर कम आए हैं, 32 या 33 नंबर से कम आए हैं, तो आपको 0 आ जाएगा। और काफी ऐसे बच्चे हैं जिनको एक ही विषय में 50 100 बच्चों एक ही विषय में 0 आ गए। तो काफी परेशानी आती है। इसके माध्यम से भी, इसके बाद ऑनलाइन एग्जाम हुई थी, उसके माध्यम से भी हमें शिकायत आई थी। और कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती है, शिक्षक नहीं आते हैं, बच्चे भटकते रहते हैं, उनके डॉक्यूमेंट जमा नहीं होते। तो हमने कई बार ऐसे ज्ञापन दिए हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें तो हमारी मानी गई है, और बहुत सारी बात ऐसी होती कि ठीक है उनकी व्यवस्था ऐसी है तो नहीं हो पाती है, फिर भी हम हार नहीं मानते। कहीं ना कहीं हम उसको किसी भी प्रकार से बच्चों को फायदा मिले, वैसी कोई बीच का माध्यम निकाल के हम उसकी मदद कर देते हैं। अपने कॉलेज का एक एनएसयूआई ने मुद्दा भी उठाया था, आपने तालाबंदी का वो रखा था प्रोग्राम, विरोध किया था। और दूसरा छात्रावास में जो गैस का हुआ था, इन दोनों में इनके बारे में थोड़ा बताएं क्या था ये। और देखिए, पहले तो हमारे कॉलेज में बहुत लंबे समय से एक परेशानी आ रही थी, जो कि हमारा एक महत्वपुर का एक ग्राउंड है, कॉलेज ग्राउंड। ऐसा ग्राउंड महत्वपुर की विधानसभा में किसी के पास नहीं, इतना बड़ा ग्राउंड है। वहाँ बच्चे कई प्रकार की एक्टिविटी स्पोर्ट्स में कर सकते हैं, पर वहाँ पे हमारे यहाँ पे कुछ अलग हो रहा है। महत्वपुर में, हमारे यहाँ महत्वपुर में हो रहा है कि कॉलेज की जो बाउंड्री है उसको ऐसे लोग तोड़ जा रहे हैं, जो एक शासकीय भूमि को ध्वस्त कर जा रहे हैं, जिसका उस परिसर से कोई लेना देना नहीं है। तोड़ के आम रास्ता बना दिया है लोगों ने, गाड़ियां निकलती है। मतलब आप ये समझो कि जैसे कि वो कोई चीज शासकीय भूमि है ही नहीं। लोग शाम को दारू पीने वाले जितने लोग रहते हैं वो आके वहां बैठते हैं, दारू पीते हैं। और कहीं ना कहीं एक शिक्षा का मंदिर हम जिसको कहते हैं, उस परिसर को उनने छोड़ा ही नहीं है। तो ये बहुत लंबे समय से हमने 2-3 बार एक शांतिपूर्ण ज्ञापन भी दिया, 3-4 बार हमने मैडम को ये शिकायत भी की, हम उनको ग्राउंड में भी ले गए, उनको पूरा समझाया। पर कहीं ना कहीं एक जब किसी गांधीवादी तरीका तो हमारा आंदोलन का है, पर कहीं ना कहीं एक चीज कभी एक समय अनुरूप नहीं होती है, तो फिर हमको हमारा रास्ता जो बदलना पड़ता है। इसलिए हमने एक तालाबंदी का एक प्रोग्राम रखा। उसमें हमारे साथियों ने मिलकर हमने पहले तो जो हकीकत है, हम लोग पहली बात तो एनएसयूआई और हम लोग कभी हवाई बात नहीं करते हैं, तथ्य पे बात करते हैं। हमने एक वीडियो बनाई, वीडियो के माध्यम से हम पूरे ग्राउंड में गए और वहां से कम 25-50 बोतलें दारू की हमने वहीं से इकट्ठी करके
एक पॉलीथीन में पैक करके फिर हम तालाबंदी का जो हमारा कार्यक्रम था उसमें उसको ले गए। और हमने स्पष्ट वहाँ पे जो शासकीय प्रशासन के जो अधिकारी थे, वहाँ के पुलिस के भी अधिकारी थे, वो आए थे वहाँ पर, उनको भी हमने ये बताया कि ये जो बोतल ले गए हम ये पास के ग्राउंड से लाए हैं, और इस प्रकार का इस शिक्षा के मंदिर परिसर में इस प्रकार के काम हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ये युवाओं को भटकने वाले काम है। छात्रों के तो मतलब ये विषय ही नहीं है कि मतलब इस परिसर में ऐसी चीजें होनी चाहिए। तो एक ये तालाबंदी का हमने किया था, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उसमें उसी दिन हुआ, उसके बाद फिर की वैसी स्थिति है। और दूसरा आपने बोला एक छात्रावास में, तो हमारे कॉलेज के पास में चार छात्रावास ऐसे हैं जिसमें 200 बच्चा पढ़ती है। कुछ दिन पहले ही वहां पर एक गैस कहीं से आई और 25 से 30 बच्चों को उसको प्रभावित किया। काफी 10 दिन का वो संघर्ष रहा, बच्चों ने काफी उसको परेशानी से झेला, आईसीयू में रही, उनको उज्जैन के लिए रेफर भी किया, और काफी एक बड़ा मुद्दा ये बना हमारे महिदपुर के लिए। और अब वो बच्चे स्वस्थ हैं, पर अभी तक प्रशासन द्वारा ऐसा पता नहीं चला है, उसकी रिपोर्ट नहीं आई है कि उन बच्चों को क्या हुआ था। तो हमने भी उसके लिए भी आंदोलन किए, उसका भी एसडीएम साहब का घेराव करके हमने भी इन चीजों का पूछा, पर कहीं ना कहीं अधिकारी भी बातों को तो सुनते हैं, पर जो उनकी रिपोर्ट और निवारण होना चाहते हैं वो उनके हाथ में भी अब पता नहीं। हम लोग तो एक आंदोलन करते हैं और मजबूती से अब हम चाहते हैं कि कभी भी ऐसी चीजें हो, भगवान करे और ऐसी चीजें ना हो, पर अब कभी भी होगी तो हम बिल्कुल ऐसे ही आंदोलन अब ज्यादा और उग्र करेंगे और कहीं ना कहीं प्रशासन को झुकाएंगे हम। तो जैसे आप ऐसे मुद्दे उठाते हो, तो आपके ऊपर कभी मुकदमे भी दर्ज हुए या जेल जाना पड़ा आपको? देखिए कई बार ऐसे अवसर आए, पहले तो आपको हमने एक बार बता चुके, हम गांधीवादी तरीके से आए, हम किसी प्रशासनिक अधिकारियों का ऐसे अपशब्दों का प्रयोग भी नहीं करते जैसे दूसरे संगठन के लोग शिक्षकों के प्रति या अधिकारियों के प्रति करते, हम लोग नहीं करते। हमारी मांगे कुछ होती है, वो मांगे भी स्पष्ट होती है और तर्क की हीन होती है, ऐसा नहीं कि कुछ भी बात होती है। तो कई बार ऐसा हुआ कि पुलिस से हमारा आमना सामना हुआ, और कई बार जैसे कि हम पूरे प्रदेश के जितने भी मुद्दे होते हैं, हम दिल्ली में संसद घेराव होता है, जो बड़े बड़े मुद्दे होते हैं, तो हम वहां पे जाते हैं और कहीं ना कहीं हम संसद का घेराव करते हैं। तो प्रशासन का काम भी उनका कर्तव्य होता है, वो निभाते हैं। और हमारा भी एक भारतीय होने के लिए हमने हमारी पार्टी के लिए हमने भी एक वो है कि छात्रों के लिए हम भले हमें जेल भी जाना पड़े तो हम जाएंगे। तो हम कई बार पुलिस से भी हम हो जाती है भिड़त और बैरिकेड चढ़ना, और हमें हो जाती है। तो 4-5 मुकदमे मेरे पे अभी भी दिल्ली और भोपाल में है, जिसका ये चीजें चल रही है। और मैं मुकदमों से नहीं डरता हूँ। मेरा पहला कर्तव्य है कि हमारे किसान, छात्र, महिलाएं सुरक्षित रहे, और हमारा जो कर्तव्य है एक आम भारतीयों के थ्रू हमारा जो कर्तव्य है कि हमने जो निभाया है कि हम छात्रों की सेवा करेंगे। हमारे सामने अन्याय नहीं होगा किसी का, चाहे वो छात्र हो, चाहे महिला हो, चाहे किसान हो। उसके लिए हमें जेल भी जाना पड़ा तो हम जाने के लिए तैयार हैं। जैसे आपने कहा, अब ये तो छात्रों की बात हो गई, अब कुछ व्यक्तिगत सवाल भी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हर किसी का कुछ ना कुछ कारण से कोई फील्ड में जाता है, तो उसका वो होता है, उसके पीछे कुछ कारण होता है। आपको मतलब राजनीति में आने की कहाँ से प्रेरणा मिली? आप राजनीति में कैसे जुड़े, इसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए पहले तो ये राजनीति का जो बात हुई है, मेरा कोई पेशा नहीं है, मैं राजनीति से बहुत दूर रहता था। आज से 5-6 साल पहले मैं एक फोटोग्राफर था। मैं शादियों के फोटो इंदौर में हमारा एक बहुत अच्छा एक टीम थी हमारी, वहाँ हम फोटोग्राफी करते थे। पर जब हम महिदपुर आता था, अच्छे नेताओं को देखता था। पहली बात तो है कि आप अच्छे नेताओं के संपर्क में आए, तो मैं एक बहुत अच्छे 2-3 नेता हैं हमारे, मैं उनके संपर्क में उनको देखा मैंने कि वो किस तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो एक मेरे राजनीतिक गुरु हैं, बड़े भाई भी हैं, उनको मैंने जब से देखा, उनसे मिला, मैं उनके विचार जाने, और कहीं ना कहीं बिना विचार जाने किसी भी व्यक्ति के साथ रहकर अपना समय खराब नहीं करना। तो मैंने पहले हमारे जो राजनीतिक गुरु बड़े भाई हैं विपिन वानखेड़े, वो प्रदेश अध्यक्ष एनएसयूआई के थे। जब से मैं उनसे जुड़ा, उन्होंने आगर में आके विधानसभा के चुनाव लड़ा, हार मिली, पर जनता से विश्वास जीता, पद यात्राएं करी, लोगों से मिले, किसानों से मिले, उनको विश्वास दिलाया कि मैं आपके लिए करूंगा। पर आगर की जनता ने उनको विधायक बनाया, विधायक रहे 2.5 साल। उनने जो काम किया, जो संघर्ष किया, हर सुख दुख में, मतलब सुख में नहीं, दुख में तो कहीं ना कहीं लोगों के पास पहुंच जाना, वो मुझे काफी अच्छा लगा। मैं उनसे जुड़ा और मेरे जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण वो इंसान है।
जिससे मैं प्रभावित हुआ और मैं राजनीति में आया। दूसरे हमारे जो क्षेत्र के जो लोकप्रिय हमारे वर्तमान में जो विधायक हैं दिनेश बोज्जल, 2014 से संघर्ष कर रहे थे, पर कहीं ना कहीं एक पार्टी के ऐसे नियम होते हैं जिससे कि उनको 2 बार टिकट नहीं मिली, पर तीसरी बार टिकट मिली और अच्छे मतों से वो जीते। आज वो जनता की सेवा कर रहे हैं। उनके जो विचार समझता हूँ मैं, वो गांव जाते हैं, लोग उनको मिलते हैं, संवाद करते हैं, और उनकी जो चीजें हैं, उनकी जो सोच है, उनसे काफी प्रभावित हुआ। और मेरे को अच्छा लगता है कि मेरे आसपास ऐसे एक विधायक है, एक मेरे बड़े भाई जो पूर्व विधायक है और आज वो जिला इंदौर जैसे महानगर के जिला अध्यक्ष है, ऐसे मेरे पीछे 2 बड़े नेता हैं। तो मुझे अच्छा लगता है और मैं अच्छा लगता है। जो आपने बोला कि विपिन वानखेड़े जी है, इन्होंने अपनी शुरुआत, राजनीतिक शुरुआत एनएसयूआई से ही की थी क्या? हाँ, वो इंदौर के जिला अध्यक्ष रहे और फिर वो प्रदेश अध्यक्ष। मतलब शुरुआत उन्होंने एनएसयूआई हाँ, से जो एनएसयूआई से शुरुआत की। कांग्रेस पार्टी में अगर कुछ आपको बनना है तो आपको शुरुआत एनएसयूआई से करनी पड़ेगी। हमारा एनएसयूआई है, वहाँ पे आपको छात्र जीवन में छात्रों की सेवा करनी पड़ेगी। फिर आपका यूथ कांग्रेस आएगा, फिर एक बड़ी कांग्रेस आएगी। तो वैसे ही एक सीडी बाय सीडी जैसा होता है। तो एनएसयूआई के वो जिला अध्यक्ष रहे पहले, फिर वो प्रदेश अध्यक्ष बने और फिर वो विधायक बने और आज जिला कांग्रेस कमेटी के इंदौर के अध्यक्ष हैं वो। साथियों, इन्होंने जिन 2 व्यक्तियों के नाम लिए हैं, जो 2 नेता हैं, इनके जो भी आदर्श है, गुरु है, उनसे एक सीख तो मिलती है कि एनएसयूआई से जुड़कर काम करके आप एक बड़े पद तक जा सकते हैं, विधायक भी बन सकते हैं और भी आगे जा सकते हैं। और दूसरा जिनका नाम इन्होंने लिया है, जो हमारे क्षेत्र के विधायक है, उनके जीवन को, उन संघर्ष को देखते हुए एक सीख मिलती है कि आप चुनाव लड़ते हो तो हो सकता है आप 1 बार हार जाओ, 2 बार हार जाओ, 3 बार हार जाओ, लेकिन अगर आप हमेशा, आपके अंदर जुनून है जनता की सेवा करने का और दृढ़ विश्वास है, तो एक दिन आप जीत जाओगे। और मैं एक आपकी बात काटता हूँ, एक बार हमारे विधायक जी की एक बात कहता हूँ। जैसे आपको बताया बालिका जो छात्रावास का मामला था, हम लोग उज्जैन में ही थे, एक शादी, 2-3 शादी में अटेंड कर रहे थे। और जैसे ही रात की 8-9 बजे की बात है, जैसे हमारे विधायक जी को पता चला कि ऐसा मामला हो गया है, उन्होंने वहाँ का शादी के 2-3 प्रोग्राम और जाना था, पर उन्होंने बिल्कुल वहाँ के प्रोग्राम के लिए मना किया। और उन्होंने उनको ड्राइवर को बोला कि जितनी भी जल्दी महिदपुर जा सके इतनी मेरे को पहुंचाओ, हमारे यहाँ की जो बेटियां हैं उनको समस्या आई, और हम सीधा वहां पे हॉस्पिटल में आए। तो ये कहीं ना कहीं एक उनका कर्तव्य भी दर्शाता है और हम लोगों को ऐसी उम्मीद मिलती है कि हम एक सही नेता के साथ हैं, जो कि अपनी जनता के प्रति 24 घंटे समर्पित हैं। जी, और अब हम आगे बढ़ते हैं, इस बात को, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो अब हम देखते हैं, छात्रों के बारे में भी बात होती है, जन समस्याओं के बारे में भी बात होती है। एक मुद्दा ऐसा है जिसके नाम पे राजनीति तो बहुत होती है, पर वो आज भी रोडों पे है, जो हमारी गौ माता है, जिनके नाम पे बहुत राजनीति होती है, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं वो सड़कों पर एक्सीडेंट में मर रही है, पॉलीथीन खा के मर रही है। इस पर आपके क्या विचार है और क्या सुधार हो सकता है? देखो, पहले तो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आप जिस विषय को बोला है, गौ माता का विषय को बोला है, पहले तो इस मुद्दे को अपन राजनीति से जोड़ते ही नहीं है। हम नहीं, लोग पर एक, होती है ना राजनीति। हाँ, हम लोग एक सनातनी है। हमारा सबका जो धर्म है, उस धर्म में हमने उसको सम्मान माँ का दे रखा है। और हम जिस भगवान को मानते हैं, कृष्ण भगवान को, उन्होंने भी इन गायों की सेवा करी है। तो कहीं ना कहीं ये राजनीति मुद्दे से हट के, ये हम लोगों का, सनातनी जितने भी हम लोग हिंदू हैं, हम लोगों का पहले यही कर्तव्य है। पहले राजनीति तो बाद में आ गई, पर हमारा पहला ही कर्तव्य है कि हम इनको राजनीति के विषय देख रहे हैं कि हमारे धर्म के विषय देख रहे हैं। अगर जो धर्म के विषय देख रहे हैं तो हम सबसे पहले, मैं सभी किसानों को भी ये आग्रह करूंगा कि आज जो चीजें हो रही हैं, मैं ग्रामीण में घूमता हूँ, मेरा भी मतलब गांव में घूमते लोगों से संवाद होता है कई बार, तो कहीं ना कहीं विषय होता है कि गाय, मतलब एक गांव की भाषा में, गाय खाई दे भैंस तो दूध देने, दूध अच्छा फेट में जाए ने पैसा भी आए। पर कहीं ना कहीं हम बहुत सारी चीजों को आज अपने घर में, माँ है, पिताजी हैं, निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा कर रहे हैं, उनने बहुत कुछ दिया है। तो धर्म में हम गाय को मानते हैं, तो हम धर्म के आधार पर अगर गाय माता को देखेंगे तो हम सभी को कहीं ना कहीं 1-2 गाय बांध बांध के उनकी सेवा करें तो रोड पे तो नहीं दिखेगी। और राजनीति का ऐसा मुद्दा है, तो राजनीति में ये है कि कई पार्टी, जैसे वर्तमान जो पार्टी है, वो उन्होंने तो गाय माता के लिए, सेवा के लिए तो काफी सारी बात की, पहले भी की, अभी भी कर रहे हैं। पर कहीं ना कहीं बीच में एक 15 महीने का सरकार का जो समय आया था कमलनाथ जी का, उन्होंने जो गौशाला बनाई है, मैं किसी पार्टी, पहले तो मैं आपको बता दूं, मैं किसी व्यक्ति के विरोध में नहीं हूँ,
ना किसी पार्टी के विरोध में नहीं हूँ। मैं उनकी विचारों के, उनकी कार्यशैली के विरोध में हूँ। तो जो गौशाला कमलनाथ जी की सरकार में बनाई थी, हमारे महतपुर में भी कम से कम 8-7 गौशालाएं हैं। तो मैं तो यही आज वर्तमान के मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि जो गौशालाएं बंद पड़ी हैं, जिसमें गायों की कमी है, वहाँ गायों की पूर्ति की जाए, उनके भरण पोषण की पूर्ति की जाए। और कहीं ना कहीं जो रोड पे घूम रही एक्सीडेंट होता है, तो मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि ये हमारा धर्म का विषय है। गाय मरती है, बुरा लगता है। फिर वो गाय मरती है, उसके बाद वो वहीं सड़ जाती है, उनको कोई उठाने भी नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं ये मैं तमाम लोगों को भी बोलना चाहता हूँ, आसपास के रहने वाले लोगों को भी, कहीं भी ऐसी गाय मरे तो हमारा नैतिक कर्तव्य, हम कोई को फोन करें, कोई नेता आएगा नहीं आएगा, हमारा कर्तव्य 4-5-10 जने इकट्ठे हों, जैसी भी बुलाएं, उनका जो हमारे धार्मिक जो संस्कार का जो है, उनको हम खड्डा खोदे और गाड़ आड़ के पूरा करके हम हाथ जोड़ के उनसे, उनकी आत्मा की जो भी है, हाँ, हम ये सारी चीजें करें। हम ये धार्मिक और राजनीतिक दोनों मुद्दे के बता दिए आपको। तो एक बात है, धर्म गाय के नाम पे राजनीति होती है, विपक्ष को भी ये मुद्दा उठाना चाहिए कहीं ना कहीं। और दूसरा है जो गौशाला, बहुत सारी गौशालाओं में तो अच्छा काम चलता है, लेकिन एक इनके ऊपर भी क्या बदलाव आना चाहिए जिससे कि गौ माता के नाम पर कुछ ऐसा गफला ना हो, तो गौ माता के हक का कोई दूसरा ना खाए। देखिए, जितनी भी शासकीय जगह पर गौशाला सरकार द्वारा, जो मैंने बताया आपको, कमलनाथ जी के द्वारा जो बनी हुई गौशाला है, सबसे पहले तो प्रदेश की सरकार को पहले ये आकलन करना चाहिए कि गौशाला कितनी कंप्लीट हो गई है, कितनी में काम बाकी है और कितना चलने योग्य है। अगर सरकार उनको खाना पीना नहीं दे तो ग्रामीण लोगों को ये सब मीटिंग बुला के 10-20 गाँव के हवाले एक गोद लेने का काम, 10-20 गाँवों को एक गौशाला, एक गोद दे दे कि आपको इस गौशाला का ध्यान रखना है। या कहीं ना कहीं एक गाय पे, जो अभी अभी वर्तमान सरकार ने भी अभी एक चालू किया है, 10-20 रुपए एक गाय को खिलाने के लिए। तो मेरा वही है कि एक तो पहले तो आप, जैसे कि हमारे महतपुर में है, तो एसडीएम साहब के पास में पूरी लिस्ट होनी चाहिए, उनमें सीसीटीवी कैमरे लेस होना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं ये शिकायत मिलती है कि बहुत सारी गौशाला ऐसी है जहाँ पे गाय तो है, गाय की संख्या 200-250 पे है, पर कहीं ना कहीं वहाँ पे हड्डियां मिलती है, या वहीं पे कंकाल मिलते हैं उनके, या कहीं से 250 गाय है, 25-30 हर महीने गायब हो जाती है। तो कहीं ना कहीं एक कानूनी तौर पे भी उनकी निगरानी रहे, एक टीम जाए और टीम वहां पर पहुंच के उनको एक सर्वे करे और ध्यान रखें, तो कहीं ना कहीं ऐसी चीजें ना हो। मेरा ये कहना है जी। अब हम और आगे बढ़ते हैं, तो किसानों के ऊपर बात कर लेते हैं थोड़ी सी। अभी किसान को लगातार सोयाबीन में प्रकृति की मार झेलने को मिली, अभी गेहूं भी अचानक ओलावृष्टि हुई, तो किसान काफी प्रताड़ित है। उनको जो उनका हक मिलना चाहिए वह नहीं मिलता। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो मैं किसानी और खेतीबाड़ी से, मेरे परिवार में कोई किसान, मेरे मेरे निजी परिवार में कोई किसान नहीं है। मेरे बड़े पापा जो हैं वो गाड़ी वाड़ी चलाते हैं, मेरे पिताजी भी यात्रा का काम करते हैं। तो किसानी के बारे में मैं जितना समझ पाया हूँ, मैंने गांव गांव घूम घूम के जितना भी मैंने हमारे लोगों से समझा है किसान के बारे में, किसान की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। जितना हाँ, जो मेहनत करता है किसान, जितनी मैंने देखी, जितना किसान मेहनत करता है, उसका उसको रिटर्न नहीं मिलता है। तो जैसे कि उनकी जो फसल होती है, हमारे यहाँ जो फसल होती है गेहूं और सोयाबीन की, सोयाबीन गेहूं की फसल में दो फसल किसान करता है, और उसके जो दाम मिलने चाहिए, एक तो उनके दाम नहीं मिलते हैं, उनकी मेहनत का उनको नहीं मिलता है, और अगर मिल भी जाए तो खर्चे इतने बढ़ गए हैं कि वो पूर्ति नहीं कर पाते हैं। तो पहले तो किसान की हालत खराब है। दूसरी बात, जो सरकार से उम्मीद रखते हैं, जैसे कि भाव की, या उनके साथ कोई घटना हो जाती है, जैसे कि ओलावृष्टि हो गई या अधिक पानी गिर गया, तो उनकी जो राहत राशि की, वो उनसे जो बीमे की, जो बीमा करता है, उनकी जो अपेक्षा किसान रखता है, उनको 2-2 3-3 साल तक नहीं मिलता है। हम जब किसानों से जाके मिले, उनका दुख जाना और उनकी बातें समझी, और हमारे विधायक जी ने उनको जो समझाया कि उनको बीमा जो भरते हैं तो उनका हक है उनको मिलना, तो 2-2 3-3 साल से उनको बीमा नहीं मिल रहा है। पैसे जो कटते हैं और उनके जो मिलना चाहिए वो उनको नहीं मिल रहा है। तो किसानों को कहीं ना कहीं अपना हक भी समझना पड़ेगा, किसानों को ये चीजें समझनी पड़ेगी, हमारा जो बीमा हम जो भरते हैं हमें किस तरह मिले। हजारों करोड़ों बीमा वसूलती है कंपनी, और जब किसानों को देने की बारी आती है तो वो कंपनी कहीं भग जाती है।
उसके कोई अधिकारी नहीं मिलते हैं और किसान उन तक पहुंच ही नहीं पाता है और बीमा पूरा का पूरा वो कंपनी खा जाती है और किसानों को दुख मिलता है, दुख मिलता है, दुख मिलता है, और किसानों को कुछ नहीं मिलता है। तो मैं सभी किसानों भाइयों से भी इस हमारी जो बातचीत गांव की आवाज के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि किसान आप लोग समझें, बीमा कंपनी को समझें, किसानी को भी समझें और किस तरह अपना हक लेना है ये भी समझे। और कहीं ना कहीं आप जो मेहनत करते हैं उसका आपको मिलेगा। हम सब आपकी मदद करेंगे, हम आपके लिए लड़ेंगे।